पिछली क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम उसके आगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो एपिथेलियम के बारे में हमने कल पढ़ा था, अभी हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम से लास्ट एपिथेलियम का वो था कंपाउंड एपिथेलियम, और सिंपल सा इसका मैंने मतलब बताया था कि कंपाउंड एपिथेलियम मैनी लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई, मैनी लेयर ऑफ सेल्स। जब कई सारे सेल्स की लेयर होती है जिस टिश्यू में, वो अपने कौन सा टिश्यू होता है, तो वो टिश्यू कहलाता है, वो अपने टिश्यू कहलाएगा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है, जब बहुत सारी लेयर्स बनी हो सेल्स की। कंपाउंड एपिथेलियम ये क्या करता है, तो वियर एंड टियर, मतलब क्या करता है, सिंपल सा वियर एंड टियर का क्या मतलब है कि जो सेल्स टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उन सेल्स को रिपेयर करना, या सिंपल सा मैं लिख देता हूं वियर एंड टियर या रिपेयर लिखता हूं कि रिपेयर जो है ना, वो इसी एपिथेलियम का काम है। ये एपिथेलियम के सेल्स कंटिन्यू जो है वो क्या करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं। जो सेल टूटता है, नया सेल जो है वो इसी टिश्यू से बनता है। तो इस तरह से रिपेयरिंग का काम भी इसका होता है, जैसे स्किन वगैरह है उसमें, तो रिपेयरिंग में इसका मेन फंक्शन है। दूसरी चीज मैनी लेयर्स है, रिपेयरिंग का काम है, इसलिए हम कहेंगे कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या है, इसका लीस्ट रोल है ना, बहुत कम रोल है किसका, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कंपाउंड एपिथेलियम का। बाकी एपिथेलियम हमने देखी है, सिंपल एपिथेलियम में स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार, सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर। तो वहां पर हमने देखा है कि सिलेटेड, ग्लैंडुलर, स्क्वैमस, ये जो है क्यूबोइडल, इनका काम क्या था, तो वहां पर सिक्रीशन का यहाँ पर काम था, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। मेनली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम पूछा जाता है तो हम क्यूबोइडल और कॉलमनार आंसर देते हैं। सिर्फ सिक्रीशन पूछा जाता है तो फिर हम क्यूबोइडल में ग्लैंडुलर, एपिथेलियम और उनका एग्जांपल हम देते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखें। कंपाउंड एपिथेलियम हो गया, एक पॉइंट लिख लो ये वाला, तो फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए, तो कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो गई, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है जंक्शंस। जंक्शन की हम बात करें तो हमारे पास में टोटल 3 टाइप्स के हमें जंक्शंस पढ़ने हैं। सेल्स मिलके टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, और सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, तो हम वहां पर कहते हैं जंक्शंस। तो 3 टाइप के जंक्शन है। पहला हमारे पास में है टाइट जंक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है टाइट जंक्शन, यानी कि सेल्स जो होंगे वो टाइटली जो होंगे वो क्या होंगे, जुड़े हुए। जैसे ये दो सेल है, दो सेल की जैसे बाउंड्री है, दो सेल की जैसे बाउंड्री है ये, तो ये वाले जो पोर्शन जो नजर आ रहा है ये क्या है, यहाँ पर टाइट जंक्शन, जिससे ये दो सेल क्या हो रही है, सिंपल सा ये जो दो सेल जो है वो टाइटली यहाँ से जुड़ी हुई है, जो क्या कर रहा है, लीकेज को रोकता है।
तो इस तरह से एक तो होता है ये टाइट जंक्शन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है टाइट जंक्शन, जिससे लीकेज को रोका जाता है, दो सेल आपस में इस तरह से जुड़ी होती है। सेकेंड हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स थोड़ा ठीक है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, इसको ध्यान रखना। डेस्मोसोम क्या है, तो जैसे दो सेल जो होते हैं ना, अब सेल की जो बाउंड्रीज जो होती है, यहाँ पर ऐसी एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? बटन लाइक स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, और इनसे क्या निकलते हैं, इनसे कुछ फाइबर्स निकलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टोनोफिब्रिल्स कहते हैं, और इसके कारण ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ी होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? टोनोफिब्रिल्स। तो ये दूसरे टाइप के जो जंक्शन हुए वो कौन से हुए? डेस्मोसोम्स, जिसमें आपको बटन लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, और उससे जो फाइबर्स निकले हुए होते हैं, उन फाइबर्स को अपन क्या कहते हैं? टोनोफिब्रिल कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, वो है इंटरसेलुलर ब्रिजेस। इंटरसेलुलर ब्रिजेस, इंटरसेलुलर ब्रिजेस क्या है? तो इस तरह से लाइन बनी हुई होती है, एक सेल दूसरे सेल से इस तरह से क्या रहते हैं? वो कनेक्टेड रहते हैं। ये सेल की बाउंड्रीज है, तो इस सेल की बाउंड्रीज इस तरह से एक दूसरे सेल्स के अंदर एंटर करता है, तो ये क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर ब्रिजेस, जिसके द्वारा वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ये हमारे पास मेनली तीन टाइप के जंक्शंस थे, कोई इनकी कोई डिटेल है नहीं, सिर्फ इनके नाम ध्यान रखते हैं कि क्या क्या है ये और काम क्या क्या करते हैं। तो देखो, टाइट जंक्शन तो लीकेज को रोकते हैं, बाकी दोनों क्या करते हैं? कनेक्शन को बनाते हैं सेल के। ठीक है, तो ये बात जंक्शन की हो गई। तीन जंक्शन के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम ऑफ इंटरसेलुलर ब्रिजेस। उसके बाद में आगे चलते हैं मेन टॉपिक पर, वो है कनेक्टिव टिश्यू। एक टिश्यू हमने पढ़ लिया एपिथेलियम, और उसके बाद में दूसरा है हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम में आपको पता है कि हमने बताया था क्वेश्चन आने वाले पॉइंट्स कौन से होंगे, कि कौन सा एपिथेलियम कहां पर होता है और उसका क्या रोल है। ये चीज जो है वो एपिथेलियम टिश्यू के अंदर पूछी जाती है। तो एपिथेलियम टिश्यू में ये बातें आप जरूर ध्यान रखोगे, एपिथेलियम का नाम, कहां पर होता है, 2-3 पॉइंट वो, और उसका क्या काम है। इस तरह से ही नोट्स आपको तैयार करने हैं एनसीईआरटी से। अब उसके बाद में दूसरी चीज है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज को जोड़ के रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम जो है वो टिश्यू किससे जुड़ा होता है या किसके ऊपर होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियम टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू वो हो गया जो क्या करता है? दूसरे टिश्यूज को क्या करता है? कनेक्ट करता है या हम जोड़ता है। ठीक है, ये जो टिश्यू है वो कई टाइप्स का है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यह एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में आता है, और इसमें दो एग्जांपल है, एक तो है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ हमारे पास में ये दो इस टिश्यू के एग्जांपल हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो आएंगे, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल है ब्लड से क्वेश्चन आना। ब्लड की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो होगा, ये सेल है तो टिश्यू तो वहां पर हो गई, तो इसलिए ये क्या है? एक टाइप का टिश्यू है।
ब्लड क्या है, एक टाइप का टिश्यू, और वो भी कौन सा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है। ब्लड के पार्ट्स की बात, या ह्यूमन में ब्लड की बात करें तो वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर नॉर्मल ब्लड होता है। ब्लड के दो बेसिक कंपोनेंट है, एक तो है अपने पास प्लाज्मा और दूसरा है हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में हमारे पास दो बेसिक कंपोनेंट्स है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरे प्लाज्मा। सबसे पहली चीज है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करें तो ये जो है वो ब्लड का कितना होता है, 45%। प्लाज्मा ब्लड का 55% है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का कितना होता है, 45% पार्ट। प्लाज्मा के अंदर अब सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है ये वाटरी फ्लूइड है, यानी कि ब्लड में जो वाटर वाला जो पार्ट है ना वो कौन सा है, प्लाज्मा। तो इसमें 90 से 92% प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। 6 to 8% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और 1 से 2% इसमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आयंस। ये कितने होते हैं इसमें, 1 से 2%। तो इस तरह से ये हमारे पास में प्लाज्मा का कंपोजिशन। प्लाज्मा में एक दो पॉइंट और कि इसमें होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, और क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने सुना होगा कि जब भी हमारे चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, थोड़े समय बाद वहां पर एक रेडिश डार्क ब्राउन कलर का स्पॉट बनता है, यहाँ पर जो है वो क्लॉट बनता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन जो है वो किसके कारण होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स और ब्लड के दूसरे सेल्स से होता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्रोटीन की बात करते हैं, किसके प्रोटीन की बात करते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन। प्लाज्मा के प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एल्बुमिन प्रोटीन, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि ब्लड में वाटर के बैलेंस को क्या करता है, बना के रखता है एल्बुमिन। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है हमारे पास में ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन जो है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। मेनली ब्लड में प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तो इन तीनों के काम अच्छे से ध्यान रखना है। और तीसरा फाइब्रिनोजन, ये किसमें मदद करता है, तो ये ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए, प्लाज्मा के लिए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, प्लाज्मा 55% पार्ट, 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, जिसमें 3 मेजर प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, 1 to 2% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आयंस। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लगभग 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 1 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें। और प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, लिख दो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। और कुछ डाउट हो तो पूछ देना।
चलिए आगे चले। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करें, कितना परसेंट है टोटल डब्ल्यूबीसी ब्लड का? 45%। उसमें से भी इसमें 3 जो होते हैं वो मेजर सेल्स होते हैं। एक तो है आरबीसी, जिन्हें हम और क्या कहते हैं, तो इन्हें हम और एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इन्हें हम और क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट जो हम कहते हैं आरबीसी को। आरबीसी के बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट, कितने होते हैं? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। शेप की बात करें तो हम कहेंगे बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक। बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक आरबीसी होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो मैमेलियन आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी मैमल्स में न्यूक्लियस जो है वो, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा। पुरानी बुक्स में लिखा हुआ हो सकता है कि कैमल एंड लामा हैव न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं है, सभी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैमेलियन आरबीसी की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। और आपको बोन मैरो के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देंगे, क्योंकि बोन भी हमारे पास में है, इसी का ही हिस्सा है कनेक्टिव टिश्यू का। तो पढ़ेंगे हम बोन, तो उसके बारे में बोन मैरो वो भी देख लेंगे क्या है। फॉर्मेशन हो गया। लाइफ स्पैन की बात करते हैं। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये करता क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका जो बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन की मदद से होता है। मेन फैक्टर तो वहां पर हीमोग्लोबिन ही काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा कम रोल होता है हीमोग्लोबिन का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रोल उसमें भी होता है। तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। और पिगमेंट का मतलब होता है कलर प्रोवाइड करना। तो हीमोग्लोबिन जो है, जैसे अपन ने क्लोरोफिल पढ़ा था कि क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर आता है, तो कैरोटीनॉइड के कारण रेड कलर आता है, फ्यूकोजेंटिन के कारण ब्राउन कलर आता है ना। इस तरह से मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, यानी कि इसी के कारण इसका कलर कैसा है? रेड है, इसलिए आरबीसी बोला जाता है। नॉर्मल अमाउंट की बात करें तो ये होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल पर 100 ml? ये 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। डेड जो आरबीसी होते हैं, कौन से आरबीसी? डेड आरबीसी। आरबीसी की डेथ हो जाने के बाद वो आरबीसी कहां पर इकट्ठा होते हैं? तो स्प्लीन के अंदर इकट्ठा होते हैं। स्प्लीन जो है ये और क्या है? तो स्प्लीन को हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम में भी इसका काफी अच्छा रोल है। और इसे क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, क्योंकि डेड आरबीसी कहां पर जाके इकट्ठा होते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन के अलावा और आरबीसी कहां पर इकट्ठा होता है? तो लीवर के अंदर इकट्ठा होते हैं। और आपको पता है कि लीवर क्या करता है? उस आरबीसी में जो जो चीजें जरूरी होती है
जो चीज ऐसी होती है बहुत कम मिलती है हमें, हमारे शरीर को वो क्या करता है, बचा के रखता है, बाकी कचरा बाहर। तो इस तरह से ये हमारे पास में मेजर था पॉइंट आरबीसी के बारे में। तो इतनी बातें आप ध्यान रखोगे आरबीसी के बारे में। नंबर, शेप और ये सब हो गया ना, 4 पॉइंट तो बेसिक है, नंबर, शेप, लाइफ स्पैन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो वो वाले आरबीसी क्या बोलते हैं, ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्या बोलेंगे, यू ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और आरबीसी के अंदर, मेच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखनी। दूसरा है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, आपको पता है ना कि आरबीसी का क्या काम हुआ, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसका कि हीमोग्लोबिन उसका ही पार्ट है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट की बात करें, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है, नंबर की बात करें तो होता है 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। शेप की बात करें तो हम कहेंगे इरेगुलर। फॉर्मेशन कहां पर होता है, बोन मैरो में। लाइफ स्पैन कितना होता है, तो एवरेज लाइफ स्पैन है इसका 12 टू 15 डेज। ठीक है, ये 4 बेसिक हमारे पास में पॉइंट हो गए। जैसे आरबीसी के लिए लिखा था वैसे इसके लिए यहाँ पर लिखा है। और न्यूक्लियस की बात करें तो एक ही ऐसा सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी सेल में नहीं होता है। ना तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है, ना ही आरबीसी में, तो इनमें न्यूक्लियस होता है, ये बात स्पेशल है। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स हैं, एक तो है हमारे पास में ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ऐसे डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं या ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं, जैसे ये साइटोप्लाज्म है इसका, तो इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ए ग्रेनुलोसाइट कहलाएंगे। ग्रेनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्रेनुलोसाइट्स। और इस कारण से कहते हैं कि इनकी वजह से ही, ग्रेन्यूल्स की वजह से ही ये जो न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब्ड नजर आता है। कैसा नजर आता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस नजर आता है। और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस नजर आता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आप आगे बढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं, लेकिन पूरे ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो उस पूरे सभी को भी क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो दोनों चीजें एक, मतलब हो सकता है किसी बुक में सिर्फ ये लिखा हो कि न्यूट्रोफिल आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, लेकिन हम पूरे ग्रेनुलोसाइट के लिए भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखना। अब एक ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से डब्ल्यूबीसी आते हैं, तो इसमें आते हैं मोनोसाइट, और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट। इसको ध्यान कैसे रखना है, एमएलए से ध्यान रखना है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट। सबसे पहली बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट जो होते हैं, एमएलए से ध्यान रखना है। और मोनोसाइट जो है ये
टोटल डब्ल्यूबीसी का 7 to 8% होते हैं। कितने होते हैं ये? टोटल डब्ल्यूबीसी का 7 to 8% होते हैं। काम क्या करते हैं? तो ये फेगोसाइटिक सेल है। कैसे सेल है ये? फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल का मतलब ये हुआ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करते हैं, उन्हें खाते हैं, डेड उनके मारने का काम किसका हो गया? मोनोसाइट का हो गया। ये और न्यूट्रोफिल जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो सबसे पहला अटैक किसके द्वारा होगा? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल के द्वारा पहला अटैक किया जाता है। ठीक है, यही मोनोसाइट टिश्यू लेवल पर इनकी साइज बढ़ जाती है और उन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो हम तो टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो कल मैं आपसे पूछूंगा कि मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट क्या है। ठीक है ना, तो आप याद रखना कल के लिए मैंने बताया है कि मोनोसाइट ही उनकी साइज बढ़ जाती है और उन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करेंगे तो वहां उनको माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। बोन की बात करते हैं तो उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। लिवर की बात करें तो उन्हें कुफर सेल्स कहते हैं। इस तरह से उनके अलग अलग नाम है किसके? मैक्रोफेज। ये हो गई हमारे पास किसकी बात? मोनोसाइट की। लिम्फोसाइट की बात करें, टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होते हैं। लिम्फोसाइट जो है ये दो टाइप के होते हैं। आपने नाम सुना होगा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी बोन मैरो के अंदर होता है और मैच्योरेशन भी बोन मैरो के अंदर होता है। जबकि टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो में और मैच्योरेशन कहां पर होता है? थाइमस ग्लैंड में। ओवरऑल उनके वर्क की बात करें तो हेल्प इन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ठीक है, इतनी सी बात लिखो फिर आगे चलते हैं। कुछ मालूम नहीं चला तो पूछ लेना। कुछ मालूम नहीं चले तो पूछ। चलो मिटा दो क्या? WBC चल रहा है। देखो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन कहां पर होगा? बोन मैरो। लेकिन टी का मैच्योरेशन कहां पर होता है? थाइमस में। टी नाम से पता चल रहा है, टी फॉर थाइमस, बी फॉर बोन मैरो। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में ग्रेन्युलोसाइट की। मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और इसमें हमारे पास तीन टाइप है। पहला है न्यूट्रोफिल। पहला क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की बात करें तो
टोटल डब्ल्यूबीसी का ये होते हैं 60 से 65%। टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी का किस टाइप के सेल है ये, फैगोसाइटिक सेल, जैसे कि मोनोसाइट थे उसी तरह के ये सेल्स है। क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है, तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। हाँ न्यूट्रोफिल डिफेंस, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। इसके अलावा हम एक और बात पढ़ते हैं कि यह कैपिलरीज के आर पार भी हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को इन्हें बोलते हैं डाइपेडेसिस। क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस। दूसरा न्यूट्रोफिल के बाद है हमारे पास में इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोडाई से स्टेन किया जाता है और इओसिनोफिल की बात करें तो इन्हें एसिडिक डाई से स्टेन किया जाता है, इओसिन डाई। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 1 से 2% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी का। एलर्जिक रिएक्शंस में मदद करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन से लड़ने में कौन मदद करता है, इओसिनोफिल मदद करते हैं। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इनमें एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, यानी कि एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी इसमें होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसोफिल की। लीस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी कौन से होते हैं, बेसोफिल। देखो दो आपने पॉइंट लिखे हैं और दोनों ही एक साथ में लिखे हैं, मतलब दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं। इओसिनोफिल 1 से 2% है, 1 से 2%, तो बेसोफिल 0.5 से 1%। सबसे कम कौन सा है पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा, बेसोफिल इज द लीस्ट, ठीक है। बेसोफिल क्या काम करते हैं, 3 सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। साथ ही साथ हेल्प इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी मतलब ज्वलनशील जो रिएक्शंस होती है उससे भी लड़ने में कौन काम करते हैं, बेसोफिल। देखो इनका काम बताओ, हिस्टामिन जो है इट इज अ वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है, वैसो डायलेटर। तो सेरोटोनिन जो है वो क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये डायलेटर है वो कॉन्स्ट्रिक्टर है। और हिपेरिन आपको पता ही है सभी को कि इट इज अ एंटी कोएगुलेंट, ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देता है। शरीर के अंदर क्लॉट बन गया तो हमारा भी क्लॉट बन जाएगा, है ना। तो हिपेरिन जो है वो क्लॉट बनने नहीं देता है, एंटी कोएगुलेंट है, और ये वैसोडाइलेटर, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। सुप्रीम कोर्ट एस3, इससे ध्यान रखोगे कि सेरोटोनिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। आज लिखा है, कल आपको पूछूंगा दूसरे टिश्यू के अंदर तीनों के काम याद रखने, सभी लिख दो इसको और सभी याद रखोगे कल के लिए ये वाले पॉइंट्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। एक तरह से कहा जाए तो डायरेक्ट होमवर्क है ये। और सभी कल के इस होमवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन, 5 क्वेश्चन हो गए। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल। ये बेसिक डाई से स्टेन किए जाते हैं, बेसोफिल मिथाइलिन ब्लू डाई से स्टेन किए जाते हैं। इनके डाई स्टेनिंग बेसिस के बेसिस पर ही नाम दे रखे हैं, स्टेनिंग डाई के बेसिस पर। ये बिठा दूं, अगला पॉइंट है फॉर्म्ड एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी। ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है तो आपको पता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, डब्ल्यूबीसी। तीसरा टाइप है हमारे पास प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स की बात करें, सबसे नंबर की बात करें तो होते हैं 1.5 लाख टू 3.5 लाख। शेप की बात करें तो इरेगुलर, और इरेगुलर को पता है हम क्या लिखते हैं, अमीबॉइड शेप लिखते हैं, क्योंकि अमीबा का शेप भी क्या होता है, कोई शेप नहीं होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो एब्सेंट होता है, और ये जिन सेल से बनते हैं उन्हें बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 15 से 30 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। काम की बात करें तो क्या काम करते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे। शेप हो गया, नंबर हो गया, न्यूक्लियस, लाइफ स्पैन, और फॉर्मेशन कहां पर होगा, बोन में होगा। सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो हम कहेंगे सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और ये बनते जिन सेल्स है उनको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, तो इसको भी लिख दो 4-5 पॉइंट। तो इस तरह से ब्लड के ब्लड की कहानी पूरी हुई। ये लिखो, फिर 1-2 क्वेश्चन आज देख ही लेते हैं, देखेंगे बाकी के। कल का होमवर्क सभी पढ़ के आएंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन शेयर करता हूँ, है ना। अरे छोड़ छोड़ के क्या जा रहे हो। कंपोनेंट ऑफ, 5th क्वेश्चन देखें। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, कौन सा एंटीबॉडीज बनाने में काम आता है। वैसे तो सारे ही काम आते हैं, लेकिन मेन अपन ने एक स्पेशल लिखा है, आंसर हो जाएगा डी, लिम्फोसाइट्स। सर ओरिएंटेशन ठीक करिए ना। अच्छा सर, ऐसे, यस सर। ओके, हाँ तो 5th क्वेश्चन देखो। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज के लिए हमने क्या लिखा है, स्पेशल लिखा है लिम्फोसाइट्स, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट, हाँ 10th क्वेश्चन देखो। epithelial tissue with thin flat cells appearing like packed tiles occur on, अगर पैक्ड टाइल्स का है तो इसका मतलब ये एपिथेलियम कौन सा है, पहले तो वो पता लगाओ। तो टाइल्स की किस टाइप के एपिथेलियम की अपीयरेंस है, तो हम कहते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, और उसकी अपीयरेंस के बेसिस पर ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स जिसको हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो वही है, चलो देखो। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा आता है कि कहीं ना कहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा हुआ होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, नो सेल्स एट ऑल बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल। हम ऐसा लिखते भी नहीं है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या हमने कोई टिश्यू नाम ही नहीं लिखा, सिर्फ कहा कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये बहुत बार आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कहीं भी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम ही रहता है इसका काम। which type of white blood cell are concerned with the release of histamine and natural anticoagulant heparin, तो ये पूछा है कि हिपेरिन हिस्टामिन ये किसके सिक्रीशन है, तो हिपेरिन हिस्टामिन किसके सिक्रीशन है, बेसोफिल्स के सिक्रीशन है। ठीक है, आगे चलते हैं।
द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक नहीं, हाँ, द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल। तो कौन से मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक सेल है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर दी मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक सेल, जो क्या करते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो। तो ठीक है, नेक्स्ट अभी अपन ने आज पढ़ा नहीं है, इसके लिए रहने दो इतना ही। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ लेना।